एलिमेंट्री ऑपरेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा ये, क्योंकि सीबीएसई ने अपने 30% सिलेबस जो रिड्यूस किए हैं उसमें से एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं। फिर भी इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आज सीबीएसई ने इसको कोरोना जो है कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से जो स्कूल क्लासेस का लॉस हो रहा है रिड्यूस किया है। बट इन फ्यूचर जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो ये चीज़ें फिर से आएंगी सामने, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो ये पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम इसको एक बार डिस्कस अपनी तरफ से इसको कर ले रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ऑपरेशंस को ही ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला इसमें से ऑपरेशन है एनी टू रोज को इंटरचेंज करना। सपोज R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए में ये R1 एंड ये R2 है। आफ्टर इंटरचेंज अब ये देखेंगे कि जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो की पोजीशन पे पहुंच गया -1 √3 1, और जो फर्स्ट रो था 1 2 1 वो सेकेंड रो की पोजीशन पे आ चुका है। थर्ड रो 5 6 7 एज इट इज। सिमिलरली इसी मैट्रिक्स में हम किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करें, सपोज C1 एंड C2 को हमने इंटरचेंज किया, तो पहले है मैट्रिक्स ए में C1 है 1 -1 5 और C2 है 2 √3 6 और C3 कुछ भी हो, आगे कॉलम्स कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। अप्लाई हम लिखेंगे लाइन अप्लाई C1 C2 इंटरचेंज एरो बोथ साइड बोथ डायरेक्शन में एरो लगाएंगे, और इंटरचेंज के बाद वो जो C2 है वो C1 पोजीशन पे आ जाएगा और जो C1 है ये C2 पोजीशन पे आ जाएगा, और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। तो interchange of any two rows or any two column, this is the first elementary operation. Second, multiplication of the element of any row or column by a non-zero number. उसको कैसे मेंशन करेंगे? सपोज हमने लिखा R1 ये चेंज का साइन है, R1 change into आगे लिख दिया K R1, मतलब जो मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स B दिया हुआ है, हमने मैट्रिक्स B में फर्स्ट रो है 1 2 1, फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट सेकेंड रो है -1 √3 1, यहाँ लिखा हमने अप्लाई R1 डैश K R1। तो अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट रो है
सभी रो के सभी एलिमेंट्स को के समझ लेंगे। दिस विल बी 7, 14, 7 और सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा जो भी होगा। जो अदर रोज हैं वो सब एज इट इज़ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने R1 रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया है। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है? R1 के सभी एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करने का हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है। सिमिलरली आप कॉलम पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन नंबर 3, एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। मैट्रिक्स के किसी भी रो में अदर रो को ऐड करना, और जब किसी रो में किसी अनदर रो को हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का मतलब है, सपोज हमने फर्स्ट रो में हम सेकेंड रो ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के सभी फर्स्ट एलिमेंट में सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट होगा। थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो में सेकेंड रो से थर्ड एलिमेंट ऐड होगा। यही ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सपोज हमने अप्लाई किया कोई ऑपरेशन कि R1 में R1 चेंज, ये चेंज का साइन है, चेंज इनटू हमने R1 में सेकेंड रो को 2 टाइम्स को ऐड किया। R1 में सेकेंड रो को 2 टाइम्स ऐड किया, तो R1 के फर्स्ट एलिमेंट में R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 टाइम्स होके ऐड होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स C दिया हुआ है। मैट्रिक्स C 1 2 2 -1 और अप्लाई हमने लिख दिया, अप्लाई R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 हमने ये लिख दिया। तो दिस इज R1। इसमें R1 में R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 टाइम्स होकर ऐड होंगे। 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, क्योंकि हमें 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना है, तो 1 में 2 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट एंड 2 के साथ 2 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट ऐड होगा। इस तरीके से R1 चेंज हो गया। R2 पे कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 पे लगा है। तो R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो R1 है वो नया R1 ये हो जाएगा। दिस विल बी और अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, R1 चेंज होके क्या हो गया, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 ये हुआ। तो ऑपरेशन अप्लाई हो गया। यही 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं, और ये बेसिक ऑपरेशंस आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नया ये ऑपरेशन नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये आप पहले कर चुके हैं, इन ऑपरेशंस को पहले आप ट्राई कर चुके हैं। जब आप छोटी क्लास में थे और आपको कहा जाता था कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, आपसे कहा जाता था इनको सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करते थे तो कोई बच्चा इस इक्वेशन को ऊपर लिखे, इसको नीचे लिखे, या
एक दूसरा बच्चा है उस सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख देता है और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख देता है और फिर सॉल्व करता है, तो क्या आंसर पे फ़र्क पड़ता था? नहीं पड़ता था आंसर पे फ़र्क। इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ अ एलिमेंट्री ऑपरेशन। और मैट्रिक्स जो एग्जिस्टेंस में आया वो लीनियर इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही आया था। तो इन एक्टिविटीज़ को देख के ही जो है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने वजूद में आई है, ये एग्जिस्ट कर पाया। सेकंड हम बात करते हैं कि सेकंड था कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे सपोज इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? सपोज x कैंसिल करना है तो 2x + 3y फर्स्ट इक्वेशन तो आप एज इट इज़ रखते हैं। सेकंड इक्वेशन को चूँकि x कैंसिल करना है, सेकंड इक्वेशन आप क्या करेंगे? आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई जाएंगे। 2x + 4y = 10 सभी। तो क्या अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके x एंड y का आंसर निकालेंगे तो क्या वो आंसर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? करता है। इसीलिए कहा है कि अगर किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे इक्वेशन के साथ आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन एग्जिस्टेंस में आया कि एनी रो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन तो वहाँ पे फर्स्ट रो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तो वहाँ पे सेकंड रो, इस तरीके से चीज़ें हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। और किसी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है। थर्ड आया कि अगर कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का 2 टाइम ऐड कर दे, इक्वेशन 1 में 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 ऐड कर दे, फिर क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 5x + 3 × 6 + 2 8y और 6 × 12 + 5 70। अब नई इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके ये हो गई और सेकंड इक्वेशन अब भी एज इट इज़ यही है, 2x + 3y = 6। सेकंड इक्वेशन अभी यही है। तो क्या अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर अलग आएगा? नहीं। थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशन का वही आंसर आएगा जो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस का आंसर होता। सेकंड ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद इस पेयर ऑफ इक्वेशन का आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन का आंसर था। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशन का आंसर वही आता जो ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन का आंसर था। तो चूँकि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसीलिए इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ये टॉपिक। इन्वर्टिबल से सेंस का मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसी में पढ़ाया था कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो उसमें बोला गया था कि एडिटिव इनवर्स में बोला गया था अगर किसी एलिमेंट में किसी अनदर एलिमेंट को ऐड करने पर मैट्रिक्स का रिजल्ट चेंज नहीं होता, मतलब ए अब भी है, पहले भी ये था, आपने इस मैट्रिक्स ए में कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया कि ऐड करने के बाद भी रिजल्ट ए ही है, तो दिस इज नोन एज अ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस का एडिशन में
इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स बोला। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि दो मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में आप किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स वही रहता है, मैट्रिक्स ए में आपने किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई के बाद भी मैट्रिक्स ए ही रहा, तो दिस मैट्रिक्स विल बी नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। किसका इन्वर्स मैट्रिक्स? ऑफ मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है तो आप उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे और ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे मैट्रिक्स को आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स whose inverse will exist, that will be invertible matrix। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी कंडीशन बस यही है कि मैट्रिक्स ए विल बी इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए विल बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब आपको कोई मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए जिसको कि मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के बाद भी दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बाद भी रिजल्ट ए ही रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को इन्वर्स कहा जाएगा। यही बार बार हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा, कोई सपोज 2 रोज वाला मैट्रिक्स होगा, उसमें 3 कॉलम्स हैं, और जब आप किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे हो सकता है? इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जितने रोज हैं उतने ही यहाँ पे कॉलम होने चाहिए। 2 रोज हैं तो 2 कॉलम होने चाहिए। आप ठीक है। और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो आप इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, सेकंड एलिमेंट को इसके साथ, थर्ड एलिमेंट को इसके साथ, और अगर इसमें कोई अनदर रो होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई और भी रो होगा तो ये क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना अनिवार्य है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें दिया है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूनिकनेस लेट हमने सपोज किया बी एंड सी,
इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए, हमने सपोज किया बी एंड सी ए के इनवर्स मैट्रिसेस हैं, ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ए का इनवर्स बी है, तो देयरफॉर ए इंटू बी and B into A will be A, and A into C and C into A also will be A। तो A into B भी A के बराबर है, A into C भी A के बराबर है। इसका मतलब ये निकल के आया कि A into B इक्वल टू A into C। अब अगर हम दोनों को बोथ साइड हम B से मल्टीप्लाई कर दें, B से, इसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन बाय B। प्री मल्टीप्लिकेशन वर्ड हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि हमने b को यहाँ नहीं लिखा है, दिस इंटू बी नहीं लिखा है, हमने स्टार्टिंग में लिखा है b। मतलब हम इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में b से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब b यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब हुआ b इंटू a इंटू दिस, B इंटू ए इंटू सी दिस। और चूँकि तीन मैट्रिक्स हो गए तो एसोसिएशन लॉ बताया था कि चाहे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो या बाद के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो B इंटू ए के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा बताइए? B इंटू ए के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। यहाँ पे हमने बोल दिया था एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स का मतलब अगर दो मैट्रिक्स का सम करने पे रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा, then this will be called additive inverse। Similarly, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आई के बराबर आएगा, तब हम बी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। ऐसी सॉरी, यहाँ पे भी हमने ए इंटू बी लिखा, बी इंटू ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। ऐसे ये दिस विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दिस विल बी आल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो बी क्रॉस ए हम करेंगे, B cross A, this will be equal to identity element into B, this also B cross A, तो यहाँ पे हमने A cross C कर लिया, तो B into I into B is equal to B, और B into I equal to sorry, इन दोनों का यूज है क्या? तो there will be I and this will be C। तो this become B equal to C, this become B equal to C। तो B और C इक्वल आ गया, जबकि हमने स्टार्टिंग में बनाया था B और C आर द टू इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ A, और ऑपरेशन करने के बाद B और C इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक ओनली वन होंगे, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है,
इसके साथ साथ ये भी बोला था कि इस ऑपरेशंस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। इस ऑपरेशन पे बेस्ड कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर ए इंटू बी अगर हम करेंगे जैसे ट्रांसपोज होता है वैसे ही होता है कि इन्वर्स ऑफ ए एंड इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो दिस इज द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस इज इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एंड इन्वर्स इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड इन्वर्स ये हो जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट और साथ में एलिमेंट्स में इंटरचेंज है, प्रोडक्ट ऑफ बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। तो ऐसे तीन मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं ए बी सी, का इन्वर्स निकालना है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बस ऐसे ही आप ट्रांसपोज में ही पहले पढ़ चुके हैं। ये तीन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रोडक्ट बना आपने, उसके बाद उसका ट्रांसपोज आप निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। इसे एलिमेंट्री मेथड भी कहते हैं क्योंकि आप जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके इन्वर्स फाइंड करते हैं तो एलिमेंट्री मेथड कहा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि स्टार्टिंग जो लाइन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तीन रोज ऑपरेशन होते हैं, तीन ही ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। जब रो पे अप्लाई करते हैं तो उसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। अगर उन्हीं तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन को अगर आप कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो उसे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे या कॉलम ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए आई लिखना पड़ेगा। ए आई इसलिए लिखा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मैट्रिक्स ए के बराबर ही होता है, इसलिए ए इक्वल टू ए आई लिखा हमने। ये तब लिखा जाएगा जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा दिस। रो ऑपरेशंस ऑलवेज प्री मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। रो ऑपरेशंस ऑलवेज प्री मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं और कॉलम ऑपरेशंस ऑलवेज पोस्ट मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और कहा जाएगा तो रो ऑपरेशन अप्लाई करिए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा 5 6 7 8 और हमने आपसे कहा अप्लाई R1 R2। तो आप ये समझ गए
इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना है आपको। इसके ऊपर अप्लाई करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों मैट्रिसेस पे अप्लाई कर देंगे, नहीं, क्योंकि रो ऑपरेशन है तो ओनली दिस इज अ प्री मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन में प्री मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप प्री मैट्रिक्स के ऊपर ही केवल अप्लाई करेंगे। आप केवल इसमें R1 एंड R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज के बाद आ जाएगा 3 4 1 2, और जो पोस्ट मैट्रिक्स है दैट विल बी सेम। ये बात सही है या गलत है अभी मालूम पड़ जाती है। आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 5 7 2 14, तो 9 3 1 6 8 2 16 22, 3 5 15 4 7 28, 28 और 15 तो 38 43 43, 3 6 18 और 8 4 32, 16 3 6 18 और 32, 8 40 50, ये है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर अप्लाई करें ऑपरेशन। ये ऑपरेशन जब इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 43 50 19 22, या फिर प्री मैट्रिक्स पे आप अप्लाई कर लीजिए केवल। तो देखते हैं कि ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। चलिए इनको मल्टीप्लाई करिए, प्री मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं कि सेम रिजल्ट ये आता है कि नहीं आता है। 3 5 15 4 7 28, दिस विल बी 43, 3 6 18 और 4 8 32 और 18 50, 1 5 2 7 14 19, 1 6 8 2 16, कितना हुआ 22। तो आप देखिए ये और ये रिजल्ट सेम आया। इससे ये प्रूव होता है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑलवेज प्री मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है और फर्दर मैट्रिक्स सेम टू सेम रहते हैं। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इस तरीके से A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये 4 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कहा गया अप्लाई एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन, रोज के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कहा गया, तो केवल इस प्री मैट्रिक्स में ही आप अप्लाई करेंगे और किसी मैट्रिक्स में आप अप्लाई नहीं करेंगे। अदर मैट्रिसेस विल बी सेम टू सेम, अदर मैट्रिसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और ऐसी स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। देन आफ्टर आप अप्लाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करिए। अप्लाई करके आपको करना क्या है कि अप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज होके आई हो जाना चाहिए। आपको मैट्रिक्स ए को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने का टारगेट रखना है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे वही आप अप्लाई करेंगे। लेफ्ट में भी अप्लाई होगा, राइट में 2 मैट्रिक्स हैं तो राइट में प्री मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। जब ये अप्लाई होके चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स बदल जाएगा और ये मैट्रिक्स ए नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा, सपोज बी हो गया, बट पोस्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। पोस्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। और जब ऐसा होगा तो अब आप इसको कहेंगे कि B इज इनवर्स ऑफ
सॉरी बी री चेंज करना है मुझे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे भी बार बार मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे आई ए लिखना है आपको। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन प्री पे ही लगेंगे, उसमें नो डाउट। और इसको लिखना है आपको ए आई। कॉलम ऑपरेशन ऑलवेज पोस्ट मैट्रिक्स पे ही लगेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन ऑलवेज पोस्ट मैट्रिक्स लगेगा, रो ऑपरेशन प्री मैट्रिक्स पे लगेगा। तो आप यहाँ पे इसको आई ए लिखेंगे और ये जो ऑपरेशन है इसके ऊपर अप्लाई होगा और ये चेंज होके बी हो जाएगा और जो पोस्ट मैट्रिक्स है वो ए का ही ए रहेगा। तो चूँकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए एंड बी का प्रोडक्ट आई के बराबर आ गया है, तो इसलिए बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए कहलाएगा। बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए कहलाएगा। आपको देखते हैं ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चूँकि मैट्रिक्स ए को हमें आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम सुटेबल करेंगे। चूँकि पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 है जबकि 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का A11 होता है। तो हमने क्या करा, R2 एंड R1 को इंटरचेंज कर दिया। दिस R2 को हमने R1 की पोजीशन पे कर दिया। R2 को हमने R1 की पोजीशन कर दिया, तो ये 1 2 3 हो गया। अब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं, यूनिट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो A11 है दैट विल बी 1, और जबकि इसके नीचे के एलिमेंट क्या होंगे 0। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो A22 है दैट विल बी 1, और इसके ऊपर और इसके नीचे एलिमेंट क्या है 0। A13 A33 दैट विल बी 1, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। तो केवल डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो यहाँ पे मैं देखा कि जब ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया R1 एंड R2 को इंटरचेंज करने का, ये अप्लाई कर दिया R1 R2 चेंज हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो एक जीरो है जबकि 3 है। तो अब इस 3 को 0 करने के लिए हमने क्या किया, R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि R3 का एलिमेंट हमें क्या करना है 0 करना है। हमें और ये एलिमेंट R3 में बिलोंग करता है। तो R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। जब हम 3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो इस एलिमेंट में से ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 टाइम होकर माइनस होगा, तो दिस विल बी 0। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट में से ये सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 टाइम्स होकर माइनस हुआ, दिस बिकम -5। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट ये जो है हमारे पास 1, इसमें से ये जो थर्ड एलिमेंट है R1 का है ये 3 टाइम्स होकर माइनस हुआ, तो ये 1 - 9 हो गया -8। तो इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद ये जो R3 पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास वो ये आया। तो ये वर्क तो हमारा हो गया, फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया, 1 0 0 हो गया। अब हमें क्या करना है,
सेकंड कॉलम में यहाँ पे 1 रखना है, ऊपर नीचे 0 रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये 1 है। अब इस 1 को तो मेंटेन रखना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, इस एलिमेंट को भी 0 करना है, इस एलिमेंट को 2 को 0 करना है और -5 को भी 0 करना है। तो क्या कराएंगे उन्होंने, ये जो 2 है दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, क्योंकि हम तो रो एलिमेंट के ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो में से इस एलिमेंट, ये एलिमेंट सेकंड रो में आता है, इस एलिमेंट का 2 टाइम माइनस करेंगे। तो इसलिए जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट रो पे ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है कि R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अभी इस -5 को भी 0 करना है, इस -5 को भी 0 करना है हमें। अब इस -5 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस -5 को 0 करने के लिए हमने इस -5 को 0 करने के लिए हमने इस 1 को जो कि R2 में है इस और -5 थर्ड रो में है, इस 1 को 5 टाइम इसमें प्लस करेंगे। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किस पे किया है, चूंकि -5 को 0 करना है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, तो इसलिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो पे। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि थर्ड रो में ये जो R1 है उसका 5 टाइम ऐड करेंगे, और जो R1 है वो सेकेंड रो का पार्ट है, इसलिए सेकेंड रो को 5 टाइम हम थर्ड रो में ऐड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात बताना है, ये करा ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये एलिमेंट 0 हो गया। ओके, अब जब इतना हमारा काम हो गया तो हमारा ये सेकेंड कॉलम भी रेडी हो गया। अब थर्ड कॉलम हमारा बचा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऊपर के 2 एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब हमने देखा कि जब फर्स्ट कॉलम हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रेडी हो चुका है, हमारा जो सेकंड कॉलम है और इतने ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो हमारा काफ़ी काम हो चुका है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सामने लिखा हुआ है। इतना ये भी हो गया, फर्स्ट कॉलम भी सेकंड कॉलम, बस ये 0 0 1 और बन जाए, जबकि यहाँ पे 0 0 1 नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट को 1 करना है, इस एलिमेंट को 1 करना है, इस एलिमेंट को 2 को। अब 2 को 1 करने के लिए क्या करा, इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, तो उन्होंने क्या करा, पूरे थर्ड रो को जो है, पूरे के पूरे थर्ड रो को, ये पूरे के पूरे थर्ड रो को उन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने थर्ड रो पे ऑपरेशन लगा दिया कि थर्ड रो इज डिवाइडेड बाई 2, ये ऑपरेशन लगा दिया। ऐसा ऑपरेशन लगाने से क्या हो गया, 0 0, यहाँ पे क्या बन गया 1, ये बन गया 1, ये 1 बन गया। अब इसके ऊपर 0 करना है। अब दिस इज द 2 और 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए इस 1 को 2 टाइम्स इसमें से माइनस कर दिया। ये जो 2 है ये सेकंड रो में है और ये जो 1 है थर्ड रो में है। तो हमने इसको 0 करने के लिए 2 में से इसको माइनस कर दीजिए आप। तो ऑपरेशन आप क्या लगा देंगे, ऑपरेशन आप लगा देंगे R2 पे ऑपरेशन लगाया आपने, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। जब आपने ये ऑपरेशन लगाया तो ये मैट्रिक्स चेंज होकर क्या हो गया, 1 0 -1, थर्ड रो एज इट इज, सेकेंड रो का ऑपरेशन लगा, सेकेंड रो में से 2 टाइम्स ऑफ R3 हो रहा है,
तो ये 0 ही रहा, ये 1 ही रहेगा, ये हो गया 0। राइट साइड में फर्स्ट रो ये -2 1 0, थर्ड रो ये 5/2 -3/2 1/2 एज इट इज। आपने अप्लाई किया है सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस, तो सेकंड रो में है 1 और थर्ड रो में है 5/2, इसका थर्ड रो में है 5/2, तो हमने क्या करा है 2 टाइम्स ऑफ R3 जो है माइनस किया है। तो 5/2 को 2 टाइम्स कितना हो गया 5, और 1 में से माइनस किया तो दिस बिकम 4 -4। ऐसे ही ये 0 है, इस 0 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो देयर विल बी 3। इस 0 में से इसका 2 टाइम माइनस करेंगे देयर विल बी -1। तो अब आप देख रहे होंगे कि अरे कि यहाँ पे तो एलिमेंट कुछ और हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इसको 0 कर लिया, बाद में इसको 0 करेंगे, मैंने पहले इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं इस -1 को 0 करूँगा, जब -1 को 0 करूँगा तो -1 बिलोंग इन द फर्स्ट रो, और इस एलिमेंट को प्लस करूँगा तो R1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 प्लस R3। तो जब मैंने ऐसा किया तो ये हो गया 1 0 0। सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया इसलिए एज इट इज़ रहेगा। थर्ड रो पे भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। ऐसे राइट साइड में फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, थर्ड रो को ऐड किया है तो -2 में 5/2 ऐड होगा तो -4 + 5, तो दिस विल बी 1/2 1/2 और 2 to the 4, तो ये बचा, ये -1/2 बचा, 2 to the -4 + 5 1/2, दिस आल्सो विल बी, क्या होगा 4 - 3, दिस आल्सो विल बी 1/2, और ये प्लस करूँगा इसको तो दिस विल बी 1/2। R1 में R3 हमने ऐड करा तो -2 दिस -2, और इसको ऐड करा तो एलसीएम लेंगे तो -4 + 5 1/2 पर बचेगा। यहाँ पे 2 1 या 2 -3 तो -1 बचेगा, तो हाँ तो यहाँ पे -1 बचेगा। चूँकि R1 चेंज होकर ये हो गया, सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, ये एज इट इज़ रहेगा। ये थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ रहेगा। ये अब जो काम मैंने पहले किया वो काम ये अब कर रहे हैं। फाइनली आंसर क्या है, सेम टू सेम आंसर आ रहा है। जो यहाँ पे आंसर है वही ये आंसर है। ये तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि जो ऑपरेशंस हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा मेन चीज़ हमने यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाने के बाद उसके नीचे 0 बनाने के लिए मैंने इसी एलिमेंट का हेल्प लिया। अदर एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने अदर रोज में फर्स्ट रो को ही सम टाइम कभी प्लस किया कभी माइनस किया। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 करने के बाद इसके ऊपर और इसके नीचे 0 बनाने के लिए मैंने इसी एलिमेंट का हेल्प लिया।
मतलब इन दोनों इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैंने सेकंड रो का हेल्प लिया, क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड रो में आता है। ऐसे ही इस एलिमेंट को वन बनाने के बाद जो अदर एलिमेंट्स थे, इसको वन बनाया, जो अदर एलिमेंट थे जीरो बनाने के लिए मैंने इस एलिमेंट को हेल्प लिया, इस एलिमेंट का हेल्प लिया, इस वन का ही हेल्प लिया। ये एलिमेंट थर्ड रो में था, तो इसलिए थर्ड रो को ही मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाने के लिए फर्स्ट रो में कभी थर्ड रो को प्लस किया, कभी सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस किया सम टाइम। तो ये जो ये वन है, इन्हें बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये लीडिंग एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन कर लीजिए और उसके नीचे सारे एलिमेंट को इसी लीडिंग एलिमेंट की हेल्प से आप जीरो कर दीजिए। चूँकि ये लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में आता है, तो इसलिए दिस होल रो विल बी कॉल्ड लीडिंग रो। लीडिंग रो, दिस होल रो विल बी कॉल्ड लीडिंग रो। और लीडिंग रो की हेल्प से ही हम अदर रोज में एलिमेंट, अदर रोज के अंदर एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। जब सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात आएगी वन करने के बाद, अब हमारा लीडिंग रो ये होगा, सेकंड रो हमारा लीडिंग रो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे चल के थर्ड रो हो जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते समय बस ये जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन बना लिया, तो उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो कैसे बनाएं, उसी लीडिंग रो की हेल्प से ही आप जीरो बनाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही ये मैट्रिसेस दिए हुए एक्सरसाइज में, और आपके डिफरेंट मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप ने रो ऑपरेशंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया, a = IA से शुरू किया आपने, और जब आप इसको आइडेंटिटी या इवन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड में any two rows के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। आप इसका मतलब ये है, देन आप कहेंगे देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A does not exist। मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक टर्म होती है रैंक। अब चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो आप थोड़ा गूगल पर डालिएगा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी और डिटेल जानकारी मिलेगी कि इनवर्स मैट्रिक्स का क्या क्या रोल है और कहाँ कहाँ पे यूज़ है। ठीक है, ये मिसलिनियस हो गया। मिसलिनियस एक्सरसाइज में ये बोला है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे PMI का यूज़ किया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया गया है कि एक बार n के प्लेस पे उन्होंने 1 यूज़ किया, तो वो n के प्लेस 1 ये आ गया। फिर सपोज कर लिया लेट दिस इज ट्रू फॉर n = k, तो n = k के लिए ट्रू किया तो a रेस्ट फॉर k = ये आएगा। फिर उन्होंने चेक किया कि n = k + 1 के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा, n = k + 1 के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा, उन्होंने ये चेक करा। और इसको चेक करने के लिए एक बार उन्होंने डायरेक्टली n के प्लेस पे k + 1 रखा, तो n के प्लेस पे k + 1 रखने पे ये आएगा। और फिर दूसरा
जब n के प्लेस पे k+1 रखा उन्होंने तो a रेस्ट पावर k+1 को ये लिख दिया a इंटू a रेस्ट पावर k इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है जो n के प्लेस पे k+1 पुट करने वाला था। और इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि हैंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर और दिस इज प्रूव्ड a रेस्ट पावर n इक्वल टू दिस। अभी वही जो हम उसमें कह रहे थे कि चेक करो a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन सो दैट a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a, मतलब a इंटू बी कम्पिटेटिव होगा, ये तभी होगा जब ये चीज़ होगी। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से करिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल्स हैं मिसलिनियस, जैसे वहाँ पे था a इक्वल टू दिस, a रेस्ट पावर n इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल थोड़ा गायब हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो दैट द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ b इंटू a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। वो कह रहा है कि ये जो तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि ए सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक होगा, वो कह रहे हैं कि ये अगर सिमेट्रिक होगा इस क्वेश्चन में, अगर ए सिमेट्रिक होगा तब ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये आपको शो करना है। तो पहले आप सपोज कर लीजिए कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल आप कहें तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए कि लेट ए सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज सॉरी सीक्वेंस चेंज होता है। पहले इसका ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज, फिर इसका नंबर आएगा ए ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज। दिस इज बी ट्रांसपोज, चूँकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। और दिस किसी भी मैट्रिक्स को दो बार जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस हो जाता है। तो आप ये देखिए कि दिस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स। तो हम कहते हैं कि देयरफॉर एक्स इज सिमेट्रिक। तो ऐसे ही आप यहाँ पे कहिए दिस इज सिमेट्रिक। ऐसी सेकेंड टाइम आप सपोज कर लेंगे कि लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कोई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बीच में माइनस का डिफरेंस रहेगा। तो जब बी ट्रांसपोज ए बी को आप ट्रांसपोज करेंगे तो पहले इसका ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दिस इज बी ट्रांसपोज, दिस बिकम माइनस ए और दिस बिकम बी। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज माइनस पहले आ गया ए बी। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया तो माइनस इंट -1 इंटू ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ गया। तो इट मीन्स दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। जो तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल आपका माइंड चेक करता है। वो आपका माइंड चेक किया कि आप घबरा के भागने वाले तो नहीं हैं। तो एग्ज़ाम में घबरा के भागा नहीं जाता, क्वेश्चन छोड़ के नहीं हटा जाता। क्वेश्चंस आपका जो डेफिनेशंस वगैरह जो आपको मालूम है, आपने उनके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए आपको।
और क्वेश्चन खुद ब खुद थोड़ी देर बाद आपको रास्ता दिखा देगा कि आप सही जा रहे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक दो स्टेप के बाद जो है डेफिनेशन कोडिंग आगे बढ़ी है, एक दो स्टेप के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स ख़त्म हुआ। काफ़ी लंबा वक्त ले लिया, लेकिन आगे के चैप्टर से लंबा वक्त नहीं लेंगे। थोड़ा सा इस पैंडेमिक में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कभी हमने सपने में सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो बने, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, बहुत कोशिश करा, लेकिन उतना सफल हो नहीं पा रहा हूँ मैं। और मुझे मालूम है कि वीडियोस बहुत अच्छे ना बनने के कारण से बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ना तो कोई वीडियोस कोई देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल देखा तो वहाँ से व्यूज़ तो मालूम पड़ जाते हैं कि देखा है कि नहीं देखा है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को देखें, और देखने के बाद जो क्वेश्चंस आप नहीं आते तो क्वेश्चंस मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे दें। इसके साथ साथ एक दिक्कत आएगी, ये दिक्कत अभी नहीं, बाद में मालूम पड़ेगी कि अटेंडेंस आपकी शॉर्ट तो नहीं हो रही है। सीबीएसई जब मांगेगा तो अटेंडेंस का प्रूफ क्या होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप डेली वीडियोस देखिए, और देखने के बाद उसके कमेंट में आप अपना रोल नंबर और क्लास सेक्शन लिख दीजिए, ताकि ये एक डिजिटल डाटा बन जाएगा जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि आप प्रेजेंट थे या नहीं थे जो है। तो वहाँ पे कमेंट में अगर ऐसा लिख के छोड़ देते हैं तो इस तरीके से आपको जो है अटेंडेंस भी ऑलवेज के लिए बन जाएगी। अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं डिजिटली अटेंडेंस सीबीएसई को प्रोवाइड करा सकता हूँ। जितना अच्छा सोच सकता हूँ उतना सोच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। क्वेश्चंस आप भेजिए, देखते हैं। टॉपिक आप बताइए, उस टॉपिक को देखते हैं।